हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार का सामान्य परिचय हम लोग कर रहे थे, उसका अगला टॉपिक के आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के जितने भी सामान्य परिचय था वो हम लोगों ने किया था, जैसे जिले कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, कौन कौन से स्टेट से बिहार का बॉर्डर लगता है, किस इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ इसका शेयर है, वो सारा चीज़ जो है हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जा करके यूट्यूब चैनल पर आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो है अगला टॉपिक आरंभ करेंगे और वो अगला टॉपिक है बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे। चलिए अब हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा लेसन है यहाँ पर बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में इसमें जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसमें प्राचीन बिहार में कौन कौन सा जो है आता है। प्राचीन इतिहास में जो है वो पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म। यह जो है प्राचीन बिहार का जो है वो कुछ पॉइंट है जो कि इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब लोग जो है आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला है पुरातात्विक और साहित्यिक, यानी कि पहला जो है वो पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा जो है वो साहित्यिक स्रोत है, जिससे पता चलता है बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में। तो नंबर 1 पुरातात्विक जो है स्रोत क्या है? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद यानी कि सारण, चेचर जिसको वैशाली अब बोलते हैं, मनेर, पटना एवं सोनपुर जिसको सारण अभी बोलते हैं, से ताम्र प्रशस्त्र वस्तुओं और मृद भांड प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदगढ़ लौरिया मौर्यकालीन अभिलेख में जो लौरिया नंदगढ़ है, लौरिया अरेराज है, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक यह बतलाता है कि बिहार का प्राचीन जो है वो इतिहास पुरातात्विक से कैसे था। तो एग्जाम में आता है कभी कभी कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो बराबर की गुफाएं जो है वो बिहार में स्थित है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक जो है वो स्रोत है। ये हुआ आपका पुरातात्विक स्रोत। अब जो है अगला दूसरा नंबर का साहित्यिक स्रोत, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचना जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना जैसे भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्य स्रोत से पता चलता है बिहार के बारे में। बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध की जो रचना है उनमें भी, बौद्ध की रचना में अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में और विनय पिटक मिलता है, जैन में भगवती सूत्र, ये सारे प्रमुख साहित्य से पता चलता है कि बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में। उसके अलावा है, इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, जो कि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था फाहियान के समय में, हैनसांग और हैन इतिसिंग और हैनसांग की यात्रा का वितरण जो है वो मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा कि क्या जो प्राचीन इतिहास का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा था पुरातात्विक स्रोत। आगे हम लोग चलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, यानी कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो है जो मानव थे वो शिकारी थे और खाद्य जो है वो संग्रह करते थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और
खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी मिला हुआ है, तो मुंगेर और नालंदा से, दो जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार के दक्षिण में स्थित है। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के है। पूरा पाषाण के बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू जो पशु बनाया गया था वो कुत्ता था। पूरा पाषाण काल में सिर्फ इन दो की बात हुआ था कि आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, लेकिन इसमें वो लोग पशुपालन भी करते थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व जो है वो पुराने हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्ती में निवास करने लगा था। तो किस पाषाण काल में जो है वो मानव अपने बस्तियां बना करके निवास करने लगे थे, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होता है। चिरांद, जिसको सारण कहते हैं, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुआर, रोहतास, रोहतास का पुराना नाम सनुआर से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 2,500 ईसा पूर्व जो है वो मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगला आता है ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर और के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये लगभग जो है वो 1,000 ईसा पूर्व पुराने हैं, ताम्रपाषाण काल। अगला है वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक काल कहा जाता है। जो आर्यों ने स्थापित किया था जो अपना सभ्यता, उसी को वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का पीरियड, जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का है 1,000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पूर्व वैदिक काल था, जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, उसका विस्तार बिहार में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार क्षेत्र में हुआ था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार था वो था, और पूछेगा किस नदी तक था, तो गंडक नदी तक था वैदिक काल में। अगला है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। यानी कि भौगोलिक जो क्षेत्र का विस्तार है वो प्रथम चर्चा कहाँ पर मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। आप जो है इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार जो है वो कहाँ पर था, बिहार में था। तो 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद का विस्तार जो है वो बिहार में था, 3। कौन कौन से? वज्जी, जिसको लिच्छवी कहते थे, जो कि वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में यह फैला हुआ था। अंग, जो महाजनपद था, वो भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र तक यह फैला हुआ था। चलिए जो है अगला पॉइंट है, वज्जी संघ महाजनपद क्या कहता है।
वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अष्टकुल था। वज्जी, लिच्छवी, गात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो है वो जनपद था वो लिच्छवी था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी ने अतिरिक्त मिथिली के विदेह तथा कुंडग्राम के गात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। अगला पॉइंट है कि विज्जी संघ या फिर लिच्छवियों को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा जो है किस महाजनपद को दिया जाता है, तो लिच्छवी को जो है वो दिया जाता है। अगला है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज था राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र तक था और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध महाजनपद और अंग महाजनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अगला है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो ये जो मैंने अभी फिलहाल पढ़ाया तीनों महाजनपद के बारे में, जो कि बिहार में इनका जो है वो उल्लेख मिलता है, महाजनपद हैं, आपको जो है वो तीनों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हम लंबा ज़्यादा वीडियो ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।